नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। तो देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो राजस्व लेखपाल का ग्रामीण विकास वाला सेक्शन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि चैलेंजिंग है और ये निर्णायक भी है आपके सिलेक्शन में। तो उसको हम लोग देख रहे थे और उसमें आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। ये देखिए, सबसे बेहतरीन टॉपिक है राजस्व लेखपाल का, जहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शोध को समझते हैं। शोध का कॉन्सेप्ट क्या है? तो शोध को आप लोग जानते होंगे कि शोध को इंग्लिश में बोलते हैं क्या भाई? शोध को इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। क्या बोलते हैं? रिसर्च। तो रिसर्च में दो शब्द हैं, देखिए, एक तो है री और दूसरा है सर्च। इसका सीधा सा मतलब हुआ, री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज। तो किसी भी चीज को पुनः खोजना, पुनः खोजने का मतलब क्या है? जैसे हमने किसी चीज को परिणाम स्वरूप, हमने किसी चीज का परिणाम स्वरूप कुछ रिजल्ट निकाल लिया, किसी चीज को हमने पूरा कर लिया। अब पूरा करने के बाद उस पर हम पुनर्विचार करें। क्या करें भाई? पुनर्विचार। फिर से हम उस पर विचार करें, फिर से उसके बारे में सोचें, उसकी थिंकिंग करें। तो ये जो है, इसी के बारे में जो पुनर्विचार करने की जो प्रक्रिया है, गहन, याद रखिए, विचार कैसा? गहन विचार। मतलब कोई भी चीज, सारी कमियों को देखा जाए, अच्छाइयों को देखा जाए और इसके आने वाले समय में प्रभाव क्या होंगे, इसकी मतलब लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हम लोग देख लेंगे, और इसका निहितार्थ क्या है। तो ये सारी चीजें जब हम किसी भी योजना के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या किसी भी चीज के विषय वस्तु के रूप में देखते हैं, तो यही हमारा शोध कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल रूप में हमने समझा कि शोध क्या है। आइए थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं जल्दी से। शोध अथवा अनुसंधान, देखिए दोनों एक ही शब्द है। शोध या अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी घटना या प्रक्रिया के विषय में विश्वसनीय और लाभप्रद सूचना प्राप्त करता है। सामान्य सी यही परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान वृद्धि के शोध के लिए घटनाओं के व्यवस्थित तथा विश्लेषणात्मक अन्वेषण को अनुसंधान कहा जाता है। अब देखिए, वही है कि ज्ञान वृद्धि जो होता है उसके शोध के लिए घटनाओं का व्यवस्थित तथा विश्लेषणात्मक अन्वेषण, मतलब अगर कोई घटना है, कोई प्रोग्राम है, तो उसका पहली बात, उसको व्यवस्थित रूप से बताया जाए, अरेंजमेंट उसका सही से किया जाए, सारा प्रॉपर में पहले ये हुआ, पहला प्रोसेस ये हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ। ये अगर बात करें तो ये व्यवस्थित क्रम की बात है। और विश्लेषणात्मक का मतलब यही हुआ कि उसका डिटेल्ड हम लोग रिसर्च करें। उस क्या करें भाई? डिटेल में हर एक पहलू को विस्तृत रूप में चर्चा करते हुए अगर उस पर बात करें क्रमबद्ध तरीके से, तो यही अनुसंधान कहलाता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। अनुसंधान जो है, अनुसंधान तथ्यों से प्रारंभ होता है, तत्पश्चात सिद्धांतों के निर्माण की ओर ध्यान देता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, तथ्यों से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कि न्यूटन साहब का एक एग्जांपल लीजिए जल्दी से। तो न्यूटन साहब मान लीजिए बैठे हैं सेब के पेड़ के नीचे। तो ये क्या है? ये तथ्य हुआ कि ये सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके कुछ घटनाएं घटी उनके साथ, और जब घटनाएं घटी तो उसके बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। तो ये चीजें जो हैं, यही है अनुसंधान की। ये तथ्यों से प्रारंभ होता है और तत्पश्चात सिद्धांतों के निर्माण की ओर ध्यान देता है। ठीक है, सामान्य सी बात रही। अब बढ़ते हैं आगे। अनुसंधान के चरण देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये अनुसंधान के चरण। आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि अनुसंधान के क्या क्या चरण होते हैं, निम्न में से क्रमबद्ध तरीके का चरण बताइए अनुसंधान का। तो सबसे पहले कोई समस्या होगी। सबसे पहले क्या होगा यार? सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? प्रॉब्लम। हमारे पास कोई समस्या होगी। अब समस्या के बाद हम उसकी परिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस। ठीक है, परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना के बाद आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आंकड़े जुटाएंगे, डेटा लेंगे। ठीक है, आंकड़े जुटाएंगे। आंकड़े जुटाने के बाद परिकल्पनाएं जो थी उसका परीक्षण करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर आइए। सबसे पहले हमारे पास समस्या आई, समस्या के बाद परिकल्पनाओं का विवरण लेंगे। परिकल्पना करने के बाद आंकड़ों का संग्रहण करेंगे और उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और उसके बाद परिणाम की रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये अनुसंधान के चरण रहे। अब आगे बढ़ते हैं ग्राम्य विकास शोध वर्गीकरण। तो ग्राम विकास की जो शोध प्रणालियां हैं उनका डिवीजन कैसे हुआ है, आइए देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये
और ये आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण रोल यहां से अदा होगा। यूं मानिए कि 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में यहां से पूछे जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं, उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अन्वेषणात्मक या प्रतिपादित अनुसंधान, टर्म पे विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है विवरणात्मक अनुसंधान, ठीक है। तीसरा है निदानात्मक अनुसंधान, चौथा है मूल्यांकन अनुसंधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अन्वेषणात्मक अनुसंधान की बात करें तो देखिए अन्वेषणात्मक अनुसंधान क्या है, किसी घटना के संबंध में परिचय या नई दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो देखिए यहां से जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किसी घटना के संबंध में नई दृष्टि प्राप्त करना, अन्वेषण का मतलब यही हुआ कि उसके बारे में नया व्यू लेना। नया व्यू मतलब समझते हैं दृष्टि, वही है पॉइंट जिसको आप बोलते हैं कि इस पॉइंट से नहीं उस पॉइंट से समझने का प्रयास करो। तो वही बात है कि किसी घटना के संबंध में नई दृष्टि मतलब नए तरीके से जानना, ठीक है, ये है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विवरणात्मक अनुसंधान के बारे में बात करें। विवरणात्मक अनुसंधान नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सारी चीजें डिटेल्ड होंगी, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजें विवरण के रूप में देखेंगे। किसी घटना अथवा समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का सही प्रस्तुतिकरण। अब सही का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि क्रमबद्ध तरीके से, किसकी बात हम कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके की जो बात है वही है कि किसी भी घटना का सही प्रस्तुतिकरण, मतलब क्रमबद्ध तरीके से। मान लीजिए कहीं पर कोई दुर्घटना घट गई तो भाई पहले यहां से ये मान लीजिए कि ये ट्रक है, ये यहां से पहले ट्रक आया, फिर स्कूटर आया, फिर यहां पर ट्रक वाला स्कूटर को भिड़ा दिया। इस तरह से मतलब समझिए क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई डिटेल उस पर रिसर्च किया जाए तो ये है विवरणात्मक अनुसंधान। ठीक है, सामान्य सी परिभाषा आप समझ रहे होंगे। अन्वेषणात्मक को फिर से देख लीजिए, अन्वेषणात्मक का मतलब यही हुआ किसी भी घटना के बारे में एक नया व्यू लेना, नई दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना, ये अन्वेषणात्मक अनुसंधान है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं निदानात्मक अनुसंधान। ये महत्वपूर्ण है और ये लगता है कि मुझे इसको पेपर में पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि पेपर पूछा जा सकता है। निदानात्मक अनुसंधान देखिए नाम से ही समझिए, निदान मतलब क्या होता है, किसी भी समस्या को उसका उपाय खोजना, तरीका खोजना, ठीक है, समाप्त करने का तरीका खोजना। ठीक है, सोल्यूशन कुल मिला के यूं समझे, एक शब्दों में आप यूं कहें सोल्यूशन। तो किसी भी घटना के संबंध में उसके सोल्यूशन के संबंध में जो रिसर्च किया जाए वो निदानात्मक अनुसंधान होता है। परिभाषा देखिए, कोई घटना किस प्रकार से किसी दूसरी घटना से संबंधित है तथा इसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान। अब देखिए अगर आपको पहले देखिए कोई घटना किसी दूसरी घटना से किस प्रकार से संबंधित है, या यहां समझिए मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान, ये देखिए यही टर्म बस आपको पकड़ना है। इसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस अनुसंधान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो देखिए अगर आप सामान्य सी भी बात समझ पा रहे होंगे, निदान मतलब ही होता है समाधान। ठीक है, तो ये अब दूसरा एक टर्म आपको याद रखना है कि कोई घटना किस प्रकार से दूसरी घटना से संबंधित है, वो निदानात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए मूल्यांकन परक अनुसंधान के बारे में बात करते हैं। कोई कार्यक्रम या घटना किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही, नाम से ही समझ में आ रहा है भाई कि मूल्यांकन का मतलब यही हुआ। मूल्यांकन का क्या मतलब है, मूल्यांकन का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कोई, जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, ठीक है, अब लेखपाल का ही पेपर की बात कर लें, पेपर देने के बाद जब आप पेपर दे के आएंगे तब आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई हमारे कितने प्रश्न सही रहे, कितने गलत रहे, कि क्या नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये मूल्यांकन परक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। देखिए कोई कार्यक्रम या घटना किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही, इसकी जानकारी मूल्यांकन अनुसंधान कहलाता है। तो बस यही सामान्य सी बात है। ठीक है, कहां तक किसी प्रोग्राम की, किसी कार्यक्रम की सफलता रही, वो कहलाता है मूल्यांकन परक अनुसंधान, उसी के बारे में मूल्यांकन करना। ठीक है, आइए यहां से चीजें महत्वपूर्ण है। विशुद्ध अनुसंधान, ये अब देखिए जैसे हम लोग इसका सिलेबस कवर करेंगे, हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उससे काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और टेस्ट से मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में मुझे लगता है कि पूछे जाएंगे। बात करते हैं विशुद्ध अनुसंधान की। विशुद्ध अनुसंधान मतलब यूं समझिए प्योर रिसर्च, विशुद्ध यूं समझिए प्योर रिसर्च। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी तरीके से रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करना। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, ज्ञान के लिए ज्ञान, मतलब ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है, उसको जिस अनुसंधान के द्वारा पूरा किया जाता है वो है विशुद्ध अनुसंधान। ये कई बार ये आपको देखने को मिलेगा कि
विशुद्ध अनुसंधान, जैसे आप कभी भी टेस्ट सीरीज लगाने बैठेंगे ना और उसमें आप ग्रामीण विकास शोध प्रणाली को देखेंगे तो उसमें ये जरूर पूछता है विशुद्ध अनुसंधान के बारे में। तो याद रखिएगा, एक टर्म इसमें बस याद रखिए, बाकी आपको याद रहे चाहे न रहे, कि ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज जो होती है वो विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ज्ञान के लिए ज्ञान के लक्ष्य को लेकर यह अनुसंधान आगे बढ़ता है। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए तो वह भी वैज्ञानिक तटस्थता, मतलब तटस्थ रहा जाए, मतलब कि किसी के पक्ष में ना रहा जाए, किसी के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, मतलब पहले से हमारे दिमाग में कुछ ना हो, एकदम हम न्यूट्रल रहें। ठीक है, वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर तो उसे विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। बस यूं समझिए, किसी भी घटना की खोज क्रमबद्ध तरीके से की जाए और पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह से रहित, तो ये जो अनुसंधान है इसे विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ज्ञान के लिए ज्ञान जो है ये विशुद्ध अनुसंधान से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक शोध के बारे में बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे चूंकि देखिए ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में, जैसे गांव में जो भी समस्याएं हैं, देखिए ये चैप्टर क्यों है आपके लिए सिलेबस में, ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आता नहीं है, समझ नहीं आता। असल बात ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है यार कि यहां से कम 2 प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा, ये तो पहले आप जान लीजिए। ये चैप्टर इसलिए ही रखा गया है, ये एकदम नया चैप्टर है, ये इसलिए रखा गया है कि गांव में आपकी नियुक्ति गांव में होगी, सामान्य सी बात है। तो गांव की जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए आपके पास क्या ओपिनियन होगा, कुछ विचार है कि नहीं आपके दिमाग में, इसको जानने के लिए ही ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये जो व्यवहारिक शोध है ये काफी महत्वपूर्ण है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वो चीजें यहां पर आपके रिसर्च में आएंगी जो आपके व्यवहार में होंगी, जो आपके व्यवहार में होंगी, इसीलिए इसको कहते हैं व्यावहारिक शोध। ठीक है, व्यावहारिक शोध। आइए बात करते हैं इस पे। जब उपयोगितावादी, मतलब उपयोगितावादी दृष्टिकोण, मतलब प्रैक्टिकली यूं समझिए, यूजफुल तरीके की बात हो रही है प्रैक्टिकली। तो जब प्रतियोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उद्योग या प्रशासन के लिए, ध्यान से समझिए, उद्योग या प्रशासन के लिए तत्वों का संकलन किया जाए तथा नीति निर्माताओं को इसकी आवश्यकता होती है, तो इसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। कुल मिलाकर यूं समझिए कि समाज के व्यवहार के संचालन के लिए, एक लाइन में मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो समाज में कैसा आदर्श व्यवहार हो, समाज का संचालन कैसे हो, आदर्श संचालन कैसे हो, इसके बारे में जो रिसर्च किया जाए इसी को कहते हैं क्या, व्यवहारिक शोध। क्या कहते हैं भाई, व्यवहारिक शोध। अब देखिए ये जो है ना, इसका ये एप्लीकेबल कहां है, इसका यूज कहां है, यही चीज आपके पेपर में पूछी जा सकती है। उद्योग, पहली बात हो गया उद्योग व्यापार। क्यों व्यवहारिक शोध जरूरी है, क्योंकि उद्योग व्यापार में सभी की जरूरत है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई उद्योग है उसमें केवल OBC वाले काम करें या केवल जनरल वाले काम करें या केवल SC वाले काम करें, तो ये सामाजिक सहभागिता नहीं हुई। और इस तरह से कभी भी कोई इंडस्ट्री ग्रोथ कर ही नहीं सकती, या कोई भी संगठन नहीं ग्रोथ कर सकता। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी एक जात विशेष की या धर्म संप्रदाय पे विशेष पे बने कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी चीज की सफलता में सबका सामूहिक रूप से सहयोग अवश्य होना चाहिए। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि उद्योग व्यापार की सांप्रदायिक व्यवस्था। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ ले कि सांप्रदायिक व्यवस्था के समाधान के लिए निम्न में से कौन से शोध का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो बस इसको जैसे आप सुन रहे हैं वैसे आपको पेपर में लगा देना है कि ये कैसी व्यवस्था है, ये प्रैक्टिकली व्यवस्था है, ये व्यवहार में आने वाली व्यवस्था है। तो सांप्रदायिक व्यवस्था का समाधान इसके अंतर्गत निकाला जाएगा। SC ST समस्या का समाधान भी व्यवहारिक शोध के अंतर्गत निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि व्यवहार में हम ध्यान देंगे कि SC ST का शोषण न होने ना पाए, हर जगह इनको बराबर की प्राथमिकता मिले, जिससे हम एक समतामूलक समाज बना सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो SC ST की समस्या की बात आए या सांप्रदायिक व्यवस्था की बात आए तो व्यवहारिक शोध आपको उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध की बात करें तो ये भी व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार है, लेकिन यह उस कार्यक्रम का भाग है जिसका लक्ष्य मौजूदा दशा को परिवर्तित करना है। ठीक है, चाहे वह ग्रामीण परिवेश की दशाएं हो या प्रजाति तनाव या पूर्वाग्रह हो। आगे बढ़िए। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको, व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार है, लेकिन ये केवल एक विशेष टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है। जो भी कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन, कोई भी दशा है, उसको सुधारने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, ये देखिए बाल अपराधियों को सुधारने, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति करने आज से संबंधित कार्यक्रम क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये देखिए यहां ये लाइन देखिए, फिर से देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति करने, मतलब मैं आपसे कहूं, यूं समझिए, मैं आपसे ये कहूं, गरीबी, बेरोजगारी, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यार, भूखमरी, अगर हम इसकी बात करें, या बाल अपराध, ऐसे बोल दूं, ऐसे मैं कोई भी एक प्रश्न बोल दूं कि गरीबी के निवारण के लिए निम्न में से कौन सा शोध सबसे बेहतर माना जाएगा, तो आप क्रियात्मक शोध ही लगाए, क्योंकि व्यवहारिक शोध मैंने आपको स्पेशली बताया, SC/ST के बारे में ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक व्यवस्था के बारे में ध्यान दीजिएगा, और उद्योग व्यापार के बारे में बात करेंगे हम लोग वहां पे। ये है आपका व्यवहारिक शोध, ठीक है। और क्रियात्मक शोध में आपका ये आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भी प्रगति करने से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे, वो सारे के सारे कार्यक्रम क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दशाएं हैं, उनको व्यवस्थित करना, बाधाओं को खत्म करना, ठीक है, मौजूदा व्यवस्था को दुरुस्त करना, यही है क्रियात्मक शोध, ठीक है। इसी को क्रियात्मक शोध कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्या है क्रियात्मक शोध के द्वारा ही बंधुआ, आप देखिए आ गया ना, यहां पर देखिए कितना महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बंधुआ मजदूर, ठीक है, भूमिहीन कृषकों, कृषि श्रमिकों और समाज के दुर्बल वर्गों की समस्याओं को हल किया जाता है। तो ये क्रियात्मक शोध के अंतर्गत ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये आपका रहा। अब जल्दी से देख लेते हैं सांख्यिकी शोध, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। सांख्यिकी आप लोग जानते हैं, पढ़ भी रहे होंगे, समय मिलेगा तो जरूर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा ताकि सबका कवर हो जाए, क्योंकि यहां से ये जो सांख्यिकी है ना, ये पेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है और लेखपाल की मुख्य परीक्षा में भी तो महत्वपूर्ण है ही है। तो देखते हैं जल्द से, जैसे ही ये ग्रामीण विकास वाला सेक्शन खत्म होता है या एक अन्य कड़ी में इसको भी लेकर चलेंगे, जिससे जल्दी जल्दी आपकी चीजें कवर हो जाएं। अब तो आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर 31 जुलाई को हो गया है, तो उसके हिसाब से एकदम तैयारी अपनी परफेक्शन लाइए, अपनी तैयारी में ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। अब सांख्यिकी शोध की बात करें तो यह शोध माध्य माध्यिका बहुलक विचलन के सह संबंधों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सांख्यिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माध्य पढ़ते हैं, आप लोग 8 या 10 में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में, कक्षा 10 में, तो माध्य या माध्यिका या बहुलक, मानक विचलन आपको याद होगा। इनके संबंधों के द्वारा सांख्यिकी शोध किया जाता है। आप देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है, यहां देखिए यार, माध्य का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ए के पास कुछ गरीबी है, बी के पास कोई गरीबी है, ठीक है, मतलब ए की गरीबी मान लीजिए 32% है और बी की गरीबी 33% है। अब हम ये पूछे कि भाई ए जो है बी से कितना गरीब है, या बी जो है ए से कितना अमीर है, ऐसे ये देखिए तुलनात्मक हम लोग कंपैरिजन करें, ठीक है। तो ये जो है रिसर्च तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत माध्य का प्रयोग किया जाए। माध्य का मतलब समझ रहे हैं यार, समांतर माध्य की बात हो रही, तो समांतर माध्य का प्रयोग वहां होगा जहां पर तुलनात्मक अध्ययन की बात होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये महत्वपूर्ण चीज निकली। अब माध्यिका के बारे में बात कर लेते हैं। माध्यिका गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में सहायक होती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या समस्या, इनके अध्ययन में माध्यिका का प्रयोग होगा। तो याद रखिए समांतर माध्य की बात होगी तुलनात्मक अध्ययन में, ठीक है। दो व्यक्तियों, दो संस्थाओं या दो किसी भी चीज के बीच वहां पर तुलनात्मक अध्ययन जो होगा वो समांतर माध्य होगा। जबकि कोई विशेष चीज उसमें देखें, जैसे दो व्यक्तियों के बीच, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों की बात यहां ना करें, जैसे पूरे समाज की बात कर लें, आप अंतर समझिएगा। वहां पर केवल ए और बी की हमने बात की थी, यहां पर हम ए और बी की बात नहीं करेंगे, पूरे समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करेंगे, समाज में गरीबी कितना है, जैसे प्रदेश की बात कर ले, बेरोजगारी कितना है, जनसंख्या समस्या कैसी है, कैसे इसका निदान होगा। तो ये जो निकालेंगे शोध, ये माध्यिका के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा उत्पादक लक्ष्यों को लेकर बहुलक शोध का प्रयोग किया जाता है। तो बहुलक जानते हैं, जो सबसे बड़ा वर्ग होता है वही बहुलक वाला वर्ग हो जाता है, ये तो बात आपको पता है। अच्छा, एक क्लास में लूंगा जिसमें आपको माध्य पढ़ा दूंगा, माध्यिका पढ़ा दूंगा, बहुलक पढ़ा दूंगा, वो पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है जो आपके पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आपको ये देखना होगा माध्य बहुलक, तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां देखिए सामान्य सी बात है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा उत्पादक लक्ष्यों को लेकर जो शोध प्रयोग किया जाएगा वो बहुलक होगा, ठीक है। नाम से बस समझ जाइएगा, बड़े पैमाने पर यह चीज देखी जाएगी। स्मॉल स्केल रिप्लिका एक टर्म है, इसको भी मैंने यहां पर लिख दिया है,
चलिए आइए देख लेते हैं। आइए, स्मॉल स्केल रिप्लिका पायलट सर्वेक्षण को कहा जाता है। मतलब पायलट सर्वेक्षण का मतलब ये है किसी चीज पर एक, जैसे मान लीजिए कोई योजना है, यूं समझिए एक एग्जांपल, कोई योजना है मान लीजिए हमको पूरे यूपी में लागू करना है, तो पूरे यूपी में बाद में लागू होगा, पहले उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए मान लीजिए कि इलाहाबाद में या मिर्जापुर में या किसी अन्य क्षेत्र में पहले लागू करके चेक करें कि उसका क्या प्रभाव है, कैसे उसके परिणाम है। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को कहते हैं पायलट सर्वेक्षण। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? इसी का एक टर्म है यार स्मॉल स्केल रिप्लिका। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, स्मॉल स्केल रिप्लिका किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, नाम से इसमें स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्केल मतलब होता है पैमाना, और रिप्लिका मतलब होता है उसको प्रयोग मिलाना। मतलब किसी भी चीज को, कोई भी बड़ी चीज है उसके एक भाग को प्रयोग मिलाना, यही है स्मॉल स्केल रिप्लिका। इसी को कहते हैं पायलट सर्वेक्षण। ठीक है, एक टर्म और है न्यू हार्मोनी का प्रयोग सर्वप्रथम समाजवादी विद्वान रॉबर्ट ओवेन ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो कुछ चीजें जो अति महत्वपूर्ण है ये मैंने डायरेक्ट पॉइंट में डाल दिया है, मैं आशा करूंगा आप इसको याद करके जाएंगे। तो न्यू हार्मोनी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ओवेन ने किया। अब देखिए मोन ओन, ऐसे समझिए, हार्मोन लिखा है ना, हार्मोन, और यहां देखिए ओवेन, ओवेन ओन समझ लीजिएगा, हार्मोन ओन, इस तरह से दिमाग में इसको रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल अपराधियों का अध्ययन नामक पुस्तक विलियम हेरे ने लिखा है। तो इनको भी याद कर लीजिए। देखिए ये सब महत्वपूर्ण, इसलिए ये मत पूछिए सर याद करें कि नहीं, ये एकदम रट्टा मार लीजिएगा। बाल अपराधियों का अध्ययन, ये किताब है, ये पुस्तक है। तो बाल अपराधियों का अध्ययन नामक पुस्तक किसने लिखा है भाई? विलियम हेरे ने लिखा है। अब इस पर बाल अपराध के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, बढ़िया से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो इस चीज ये, चूंकि देखिए बाल अपराध एक बड़ी समस्या है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्या है, शहरी क्षेत्रों में भी समस्या है, पूरे भारत की समस्या है। तो इसलिए इस पॉइंट, ये जो किताब है, ये इनके लेखक के बारे में आप नाम याद रखेंगे। एक चीज महत्वपूर्ण मुझे मिली, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। तो अभी हालांकि हम लोग संस्थान और उसके जो जहां स्थापित है उसका केंद्र हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुझे लगा इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में है। तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये मन लगाकर आप पढ़ते रहे। ग्रामीण विकास शोध प्रणाली बहुत मन लगाकर पढ़िएगा और लेखपाल की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से करते रहिएगा। कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी सलाह और अपने जो भी सवाल हैं वो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।